and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे एक आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस से यहाँ पर लिया गया है। बात की जा रही है क्लैशेस ऑफ एस्पिरेशन को लेकर। देखिए, इंडिया जो कि इस समय वर्तमान समय में हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देख रहा है, ना अपने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में हम बात करें बल्कि जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। डिकेड्स के बाद अगर हम देखेंगे तो एक तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रहा है जो कि इनिशियल पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को भी यहाँ पर सरपास कर चुका है। इंडिया को एक तरीके से देखा जा रहा है कि एक ऐसी कंट्री के रूप में देखने के लिए मिल रही है जो कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड की जो पोटेंशियलिटी है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल को लेकर, बिल्कुल उसका वेट इंडिया का वैसा ही है जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड का इस समय देखने के लिए मिल रहा है। और स्पेशली जब बात की जा रही है साउथ एशियन कंट्रीज को लेकर तो यहाँ पर इंडिया को देखा जा रहा है एक काउंटर वेट मेजरमेंट की तरह जो कि चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो नया परसेप्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इंडिया की पोजीशन को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक का जो क्षेत्र है, वर्ल्ड इकोनॉमी की जो चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। डिस्पाइट ये जो पोटेंशियल इंडिया हालांकि यहाँ पर देख रहा है, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो इंडिया यहाँ पर फेस भी कर रहा है, जिसकी वजह से जो उसका फुल कैपेसिटी बिल्डिंग है या फिर हम बात करें फुल इकोनॉमिक एम्बिशियस हैं वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सिचुएशन इंडिया के सामने आ जाती है विच इज़ दी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इस समय इंडिया के सामने कुछ इस तरीके से है जहाँ पर आप देखेंगे मीडियन एज जो है अराउंड 28 ईयर्स या लो की हम बात करें तो का डिपेंडेंसी रेशियो इंडिया में ज़्यादा होता जा रहा है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हम अगर बात करें तो वो दोनों चीज़ें जहां वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है वहीं पर ऑब्स्टिकल्स भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी के साथ कहीं ना कहीं एक डबल एज सॉर्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कि कैरेक्टराइज है कि भाई एक लार्ज पूल ऑफ यंग वर्कर्स हैं हमारे पास, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास है, ये कहीं ना कहीं ऑफर कर रहा है एक शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हालांकि ये जो चैलेंज है ये इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर एक वर्कर प्रोडक्टिविटी ऑफ जॉब हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसी को हम अगर बात करें तो ये जो प्रोसेस है इसे लेबर मार्केट मैचिंग कहा जाता है क्योंकि पर्टिकुलरली एक डॉन्ट यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, एक मैसिव इन्फ्लक्स हमें देखने मिल रहा है नए वर्कर्स का इनटू एन ऑलरेडी वास्ट लेबर पूल। और लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्फ्लक्स की सिचुएशन होती ही जा रही है। ऐसे में इंडिया का जो ट्रांजिशन है अपनी इकोनॉमी, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है जहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी जो कि एग्रेरियन हुआ करती थी ये एग्रेरियन से शिफ्ट हो रही है नॉन एग्रेरियन सेक्टर पर। ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकते हैं, लेबर मार्केट की जो मैचिंग प्रोसेस है ये भी यहाँ पर बढ़ सकती है। याद रखिएगा लेबर मार्केट मैचिंग क्या होता है, जहाँ पर ऑलरेडी नए वर्कर्स की कैटेगरी में और ज़्यादा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में और ज़्यादा वर्कर्स का यहाँ पर आता जाना। सो जैसे जैसे लोग एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर में यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, दे रिक्वायर नॉट ओनली अ चेंज इन द स्किल बट यहाँ पर रिलोकेशन भी हो रहा है, अर्बन सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। और आप याद रखिएगा जब भी माइग्रेशन बढ़ेगा दैट मीन्स यहाँ पर डिमांड भी इंक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज होगा दैट मीन्स एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट में भी राइज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे आप फाइनेंशियल बात करें या फिर सोशल चीज़ों की बात करें, दोनों में एक ट्रांजिशन हमें देखने के लिए मिल रहा है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। चूंकि इंडियन लेबर मार्केट कहीं ना कहीं सिग्निफाइन कर रहा है, साइन कर रहा है एक फेलियर भी, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स जो अभी तक इंडिया के सामने आए हैं जिन्होंने दिखाया कि इंडिया बहुत सारी जगह पे फेल भी हो रहा है। जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर लें, पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक डेमोग्राफी की बात कर लें जो कि हमारे ग्रेजुएट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के, अगर हम इनके प्रेजेंटेशन की बात करें, इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें इकोनॉमी में तो ये बहुत ही कम है। अभी जो हमारे पास एक डेटा आया था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, एक ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ये 8% इंडिया में आपको देखने के लिए मिल रही है जो कि बहुत बड़ा कंसर्निंग ट्रेंड है।
Even more alarming situation is data from the recent International Labour Organization report, जिसने कहीं ना कहीं रिवील किया था एक exceptionally high unemployment rate among the graduate which is 29%, जो कि अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं इंडिविजुअल्स जो सेकेंडरी या हायर एजुकेशन पर हैं, ये 18% ऐसे लोग आपको देखने मिलेंगे भारत भर में जिनके पास किसी भी तरीके की कोई नौकरी नहीं है। वहीं CMI के एस्टिमेट की बात करें तो इन्होंने ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताया है जो 20 से 24 साल का एज ग्रुप है, इसमें 44% लोग ऐसे हैं जिनके पास आज के समय में नौकरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो लेबर मार्केट है ये बहुत ज़्यादा चैलेंज को सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर हैम्पर हो रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन चैलेंजेस को, जैसे आप देखेंगे फर्म्स की स्मॉलनेस, ठीक है, फर्म्स की जो साइज़ इंडिया में वो छोटी हैं इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज रेवेन्यू, ऐसे में स्मॉलर होती हैं, स्लोअर ग्रोथ होती है, लोअर प्रोडक्टिविटी होती है कंपेयर टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न कंट्रीज़। इसकी वजह से आप देखेंगे जैसे चाइना और मैक्सिको है जहाँ पर ज़्यादा आपको जॉब क्रिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो लैक ऑफ साइज़ या प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, जिसकी वजह से वर्कर्स की डिमांड भी मार्केट में कम देखने के लिए मिलती है। दूसरा चैलेंज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है विच इज़ द स्किल डेफिसिट। अब देखिए, किसी व्यक्ति के पास अगर यहाँ पर स्किल की कमी है तो नो मैटर मार्केट में जॉब्स कितनी है वो इसको यहाँ पर मैच नहीं कर पाएंगे। आप देखिए बहुत सारी फर्म, स्पेशली वाइट कॉलर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो नेसेसरी स्किल के लोगों को ढूंढने में बहुत सफ़र कर रही है, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग द एस्पिरेशन ऑफ डिमांड और द डिमांड ऑफ द वाइट कॉलर सर्विसेज। ये इशू कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कमिंग एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहा है, जो कि ASER की रिपोर्ट भी बता रही है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की लर्निंग में प्रॉब्लम है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें भी प्रॉब्लम है। सो एक इनएडुकेसी ऑफ स्किल्स जो वर्कफोर्स के अंतर्गत कम देखने मिल रही है, अवेलेबल जॉब्स यहाँ पर कम हो रही हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कम हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है ग्रेजुएट्स के अंतर्गत, और इंडिविजुअल्स जो हैं हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो भी आपको कम नौकरी पाते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा अगर हम बात करें तो फर्म्स लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल है, वहाँ पर नहीं देख पा रहे, स्टैग्नेशन मार्केट में देखने मिल रही है हायरिंग के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट बात करें तो लेबर मार्केट जो डायनेमिक्स है इंडिया में वो कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ एस्पिरेशन से सफ़र कर रहे हैं बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड वर्कर्स, जो कि अपने आप में एक चैलेंज दिखाई दे रहा है। लिमिटेड ग्रोथ हो रही है, हाई एस्पिरेशन ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स हमें देखना मिल रहा है कि भाई जितने लोग एजुकेटेड हैं मार्केट में, जो यंग वर्कर्स हैं वो एजुकेटेड हैं, उनके देन देयर पेरेंट्स दे होल्ड हाई स्कूल और कॉलेज डिग्री और हार्बर लॉफ्टी एस्पिरेशन फॉर द लेबर मार्केट। और इस एस्पिरेशन की वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक सक्सेस नहीं देखने मिल पा रही है। हालांकि गिग वर्कर्स जॉब्स जो हैं विद देयर इनहेरिटेंस एंड सिक्योरिटीज आर लाइकली टू सेटिस्फाई दीज एस्पिरेशंस। ऐसे में इंडिया को आवश्यकता है कि लेबर मार्केट क्राइसिस को दूर करे, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करे और कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर इन्हेंस करे, सो दैट हम एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड में यहाँ पर आ पाएँ और किसी भी तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है जिसकी पोटेंशियलिटी है कि वो ग्लोबल लेवल पर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ यहाँ कम्पीट कर सकती है, कहीं से भी वो फेल ना हो पाए। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, समझते हैं FDIs को लेकर। इंडिया की स्पेस रेस से संबंधित ये आर्टिकल यहाँ पर है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली, आपको याद होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था लिबरलाइज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल को लेकर, वो भी स्पेस सेक्टर में विद इट्स ब्रॉडर एम्बिशन, ताकि इंडिया की जो पोजीशन है स्पेशली अगर हम स्पेस पावर के सेक्टर में बात कर रहे हैं तो उसे इन्हेंस किया जा सके। ये पॉलिसी यहाँ पर अप्रूव की गई यूनियन कैबिनेट के द्वारा, फरवरी में स्टार्ट किया गया था इसको, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एस्पिरेशन के बारे में बता रही है। एक कैटलाइज ग्रोथ गवर्नमेंट यहाँ पर देखना चाह रही है, क्या इनोवेशन हमारी स्पेस इंडस्ट्री देखना चाह रही है, उन सारे फैक्टर्स को लेकर ये पर्टिकुलर सेगमेंट बात कर रहा है। बात करते हैं कि क्या की प्रोविजन है हमारी लिबरलाइज्ड FDI पॉलिसी के अंतर्गत। तो पहली चीज समझिए, इस नई पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने मिल रहे हैं, ठीक है, जहां पर FDI रेगुलेशंस किए जा रहे हैं स्पेस सेक्टर में। स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक परमिशन दे दी गई है कि
24% तक का FDI, अगर हम डोमेस्टिक क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक रूट ऑफ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और डेटा प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो 74% तक का FDI हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे। वही 49% तक का FDI अलाउ कर दिया गया है लॉन्च व्हीकल और स्पेस स्पोर्ट्स में, और 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स, जो कि स्पेस सेक्टर के लिए एसेंशियल है। ये अमेंडमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का एक चेंज दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट का एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि वो कोलैबोरेशन करना चाह रहा है, वो इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर डिमांड करना चाह रहा है, और हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को एडवांस करना चाहता है। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो ट्रेडिशनली कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन और वेदर रिलेटेड सैटेलाइट्स पर ही काम करते आ रहे हैं, और इसी के कारण देखिए इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला है। रिसेंटली हमारे चंद्रयान मिशन की हम बात कर लें, या फिर हम आदित्य L1 की मिशन की बात कर लें, जिसने ये बता दिया है कि इंडिया पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एक ओवरऑल स्पेस कोलैबोरेशन को लेकर, एक ओवरऑल स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर। आप आदित्य L1 की बात कर लीजिए, गगनयान की बात कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं चंद्रयान मिशन की या मंगलयान मिशन की, तो सभी ने प्रूव कर दिया है कि इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। इसी के साथ हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट का विजन है कि वो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का फ्रॉम 2 to 3% टू ओवर 10% बाय 2030 करने के मूड में यहाँ पर है। दैट मीन्स इसके लिए लगभग $22 बिलियन का एक अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, और इसके लिए स्पेस पॉलिसी लाना ज़रूरी है, इसके लिए एक लिबरलाइज FDI लाना ज़रूरी है, ताकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके, इसरो का जो रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बढ़ाया जा सके, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक कंडक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पर इकोसिस्टम क्रिएट कर सके प्राइवेट कंपनीज के लिए फॉर द बूस्ट ऑफ द स्पेस सेक्टर इन इंडिया। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पर एडिशनली एक चीज़ पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, इंडिया का जो स्पेस पॉलिसी है आप उसको पढ़ेंगे। इन केस आप नहीं ढूंढना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप इस PDF का डिस्कशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको हर न्यूज़ के साथ जो एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है वो बहुत डिटेल में मिलेगी। सो उसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ द राउज अकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली rausacademy.in हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म में ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और अपने नॉलेज को इन्हांस भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल को लेकर। यह आर्टिकल यहाँ पर लिया गया है द हिंदू से। बात की जा रही है साइंटिस्ट एंड अ विश लिस्ट फॉर द इनकमिंग गवर्नमेंट। देखिए लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में साइंटिस्ट एडवोकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि बात की जा रही थी अनुसंधान की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया जाएगा, जो कि GDP का मात्र 0.7% अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च किया जाता है, क्योंकि जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत ही होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। और अगर R&D किसी कंट्री के पास नहीं है तो वो कभी भी इनोवेशन नहीं कर सकता। तो ये ऐसी चीज़ें समझिए जो हैंड इन हैंड आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है कि दोनों, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इनको कंट्रीब्यूट करना होगा और एक सब्सटेंशियल इंक्रीज करना होगा एटलीस्ट 50% का फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा, लगभग 4% ऑफ GDP पर हमें आना होगा, जो कि अपकमिंग गवर्नमेंट से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे एक जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाने में काम करेगा। देखिए जब रिसर्च होती है, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो ना केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि आपको लैब्स चाहिए, आपको सोचने के लिए जगह चाहिए, इनोवेशंस करने हैं। इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिससे आपकी यूनिवर्सिटीज़ फॉस्टर करेंगी, स्कूल एजुकेशन फॉस्टर करेगा, रिसर्च सेंटर फॉस्टर करेंगे। और इसको अचीव करने के लिए साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि हमें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को
करने के लिए ही बनाई गई है। इन्होंने बोला कि हमें एक सब्सटेंशियल प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट चाहिए है और कहीं ना कहीं 36,000 करोड़ रुपीस आगे आने वाले 5 सालों के लिए चाहिए है, सो दैट हम यहाँ पर जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं उसको कर पाएँ। ये मॉडर्नाइजेशन हमारी साइंटिस्ट लैबोरेटरीज़ में देखने मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखने मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट्स बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, एक वेल स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा जो कि हमारी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है, साइंटिस्ट ने एक और चीज़ की बात करी है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एम्फोसाइज है वो इम्पॉर्टेंस होना होगा कि हम एक ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को लेकर चलें फॉर हायरिंग इन द एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, एक एफिशिएंसी यहाँ पर मेंटेन हो और एक अनबायस्ड हायरिंग प्रोसेस हमें देखने के लिए मिले। एक कॉम्पिटेंट कमिटमेंट हमें देखना होगा, ताकि जो कैंडिडेट्स को जब सिलेक्ट किया जा रहा है तो इट शुड नॉट अलोन ऑन देयर क्वालिफिकेशन एबिलिटी, बल्कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। एडिशनली जो हायरिंग प्रोसेस है दैट शुड बी एक्सपीडिटेड, जहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा विद इन अ मैक्सिमम टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिशन। ऐसे में जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं इंश्योर करते हैं कि सिलेक्शन फेयर होगा। इंडिविजुअल यहाँ पर जो है, जो टीचिंग कर रहे हैं, जो साइंटिफिक रोल यहाँ पर निभा रहे हैं, उनका रोल क्या होगा। तो फैसिलिटेट जब हमें करना है रिसर्च एक्टिविटीज़ को, तो हमें एक रोबस्ट जॉइंट ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर बनाना होगा जो कि नेसेसरी है। ये सिस्टम यहाँ पर मिनिमाइज करेगा हमारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को। जब भी ग्रांट देने की बारी आती है बहुत सारे इशू होते हैं, एक स्विफ्ट मूवमेंट होगा, टाइमली डिसबर्सल ऑफ द ग्रांट होगा, स्टूडेंट की फेलोशिप होंगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक रोबस्ट मैकेनिज्म क्रिएट हो सकता है। अलॉन्ग विद इट एक ट्रांजिशन हमें करना होगा, हमें डिजिटल प्रोसेसेस के थ्रू जाना होगा, हार्ड कॉपी सबमिशन के जितने भी नाटक हैं इसको ख़त्म करना होगा। ग्रांट मैनेजमेंट ऑटोनॉमी यहाँ पर होनी चाहिए टू इंडिविजुअल साइंटिस्ट, जिसकी वजह से फ्लैक्सिबिलिटी हो, फंड्स का एलोकेशन ईजी हो सके, जिससे रिसर्च और डेवलपमेंट आसानी से की जा सके विदाउट एनी हर्डल। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात कर रही हैं कि कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक और एकेडमिक फ्रीडम की बात करनी है और आगे आने वाली चीज़ों के लिए भी कार्य करना है। चलिए बात करते हैं हम डायरेक्टली कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है। थोड़ा सा इसका डिटेल यहाँ पर समझ लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए ANRF की बात करें तो ये न्यूली इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था विद द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के द्वारा। ANRF का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक डायरेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करना है रिसर्च इनोवेशन के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर क्रिएट करना है अलग अलग फील्ड में, चाहे नेचुरल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, अर्थ साइंस हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो या फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस हो। इन सभी के क्षेत्र में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। ANRF की बात करें तो इसने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किए हुए हैं ताकि जो फुलफिलमेंट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उसको लेके जाया जा सके। साथ ही ये यहाँ पर फाइनेंस करेगा ग्रोथ और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। अलॉन्ग विद दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर उनको ग्रांट करना रिसर्च प्रपोजल्स के लिए भी, ये सारी चीज़ें हमें ANRF के अंतर्गत ही देखने के लिए मिलेंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट के बारे में जहां पर फॉरेस्ट की बात की जा रही है जो कि हमारा नेशनल एसेट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है हमारी फाइनेंशियल वेल्थ को लेकर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर असर्ट किया अपने एक जजमेंट में दैट फॉरेस्ट जो है हमारे भारत में ये नेशनल एसेट हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इंडिया की नेशनल वेल्थ को लेकर। एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाह रही हूँ, एक छोटी सी लाइन है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी लाइन बोली गई है दैट इट इज़ द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट दैट मूव द अर्थ। ये यहाँ पर जस्टिस MM सुंदरेश ने बोला है जब ये जजमेंट यहाँ पर दे रहे थे, जब यहाँ पर एक प्ली फाइल की गई थी बाय द स्टेट ऑफ तेलंगाना अगेंस्ट अ हाई कोर्ट डिसीजन जहाँ पर ग्रेशियसली गिफ्टिंग फॉरेस्ट लैंड टू अ प्राइवेट पर्सन की बात की जा रही थी।
State forest officials they have made matter worse by filing conflicting affidavits in court, और इसी के कारण आप देखेंगे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 5 लाख रुपए का इन कॉस्ट फ्रॉम दी बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पर्सन्स, राइट। ये जजमेंट यहाँ पर आया एक पाइवोटल टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेकर, जब बात की जा रही है कंट्रोवर्शियल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जब से ये आया है तब से ये फेस ही कर रहा है। ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि जब आप फॉरेस्ट की बात करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि देखिए कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा है, ग्रीन अकाउंटिंग हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं नेशन की वेल्थ की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बात की जा रही है, दे अंडरस्कोर द फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट, नथिंग दैट कंट्री विद एक्सेस फॉरेस्ट कवर कैन लेवरेज देयर कार्बन क्रेडिट। समझिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है, और ये हाईलाइट कर रहा है इकोनॉमिक वैल्यू को जो कि फॉरेस्ट के साथ हमें देखने मिल रही है बियॉन्ड देयर इकोलॉजिकल बेनिफिट। फॉरेस्ट का रोल कैसे है, देखिए कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि इंडिया का फॉरेस्ट एक क्रूशियल कार्बन सिंक बन सकता है विद कंजर्वेटिव वैल्यू ऑफ $5 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉक्ड इन द फॉरेस्ट। ये सिग्निफिकेंट कार्बन सिक्वेशन कैपेसिटी जो इंडिया के फॉरेस्ट में है, ये कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर रही है 24,000 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि इक्विटेबल है टू अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ $120 बिलियन, या फिर आप बोल सकते हैं 6 लाख करोड़ के बराबर। वहीं अगर हम 2009 की एक रिपोर्ट की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की, तो जो जजमेंट है इसने बात की है कि एक स्टडी इंक्रीज हो रहा है कार्बन स्टॉक्स में इंडिया के फॉरेस्ट में फ्रॉम 1995 टू 2005, जो कि हाईलाइट कर रहा है कि देखिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जहाँ पर हमारे फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये मिटिगेट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को बाय सीक्वेस्ट्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और इसी के अनुसार बात की जा रही है कि इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। पढ़ना क्या है आपको, आप कार्बन सीक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, आप कार्बन पूल के बारे में पढ़ेंगे, आप कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। लेट मी राइट इट हियर फॉर यू सो दैट यू नो कि आपको चीज़ें कैसी पढ़नी है। आप कार्बन पूल पढ़ेंगे, आप सीक्वेस्ट्रेशन पढ़ेंगे, और आप ग्रीन क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे, सो दैट आपका जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। एंड वंस यू विल बी हैविंग आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, तो इनका बार बार इस्तेमाल होता है जब भी हम कार्बन या फिर इस तरीके की किसी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। देखिए इंडिया ने सिग्निफिकेंटली ये बता दिया है कि हमने ब्रह्मोस बनाई है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमने बनाई थी, और फाइनली इंडिया ने इसका पहला बैच डिलीवर कर दिया है फिलीपींस को, और इंडिया इसी के साथ आ गया है एक्सपोर्टर की रेस में। इंडिया बता रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं हम अब ब्रह्मोस बना नहीं रहे हैं, बट हम इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे, राइट। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा समझेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। चलिए समझिए, ब्रह्मोस एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसको डिप्लॉय किया जा सकता है फ्रॉम सेवरल प्लेटफॉर्म। चाहे हम एयर रूट्स की बात कर लें, चाहे हम एयर प्लेटफॉर्म की बात कर लें, चाहे हम सी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, या फिर हम लैंड प्लेटफॉर्म की बात कर लें, ये कैपेबल है कि ये ट्रैवल कर सकता है एट द स्पीड ऑफ अप टू मैक 3, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में देखी जाती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्रह्मोस एरोस्पेस, और टेस्ट किया गया था पहली बार 2001 में। ब्रह्मोस जो इसका नाम है ये लेकर ही आया गया है आफ्टर द रिवर्स ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में है, और मोस्कवा जो कि रशिया में है। और इसी के साथ आप देखते होंगे जो नाम है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, BRAH ब्रह्मपुत्र को डिनोट करता है, और MOS जो कि मॉस्कवा रिवर को यहाँ पर डिनोट करता है, जो कि दोनों कंट्रीज़ के एक दूसरे के साथ काम करने को भी दर्शा रहा है। बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रह्मोस का जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है ये आपको ग्राउंड, एयर, सी और सबमरीन देखने मिलेगा। प्रपल्शन ऑफ फ्लाइट की बात करें तो जेट इंजन है जिनको प्राइमरी मोड ऑफ प्रपल्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर क्रूज ऑयल। मोस्ट क्रूज ऑयल मिसाइल्स जो होती हैं ये सबसोनिक होती हैं, और ये यूज़ करती हैं टर्बोफोन टर्बोजेट्स इंजन्स को। वहीं लेस
कॉमन सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं जो कि यूटिलाइज करती हैं रैमजेट को और स्क्रैमजेट इंजन्स को। वहीं अगर हम बात करें तो cruise missiles, they can fly to their target at various altitude as long as they uh, stay with the atmosphere. Most remain close to the earth surface, जो कि हमें यहाँ पर देखने मिलता है। इनका जो लोअर फ्लाइट पाथ है वो यहाँ पर मच मोर डिफिकल्ट होता है फॉर मोस्ट रडार सेंसर सिस्टम्स के लिए, और इन्हें डिटेक्ट करना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वहीं बात करें बिकॉज फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, ये फ्यूल सेव करता है, ये एक्सटेंड कर सकते हैं अपने रेंज को। हालांकि बिकॉज ऑफ टुडेज रडार एंड सेंसर्स आर टिपिकली पोजीशंस, जो इनको डिटेक्ट करना है वो कई बार थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। बात करें हम अगर इसकी और कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो ब्रह्मोस 2 स्टेज का मिसाइल है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और दैट प्रोपेल इट्स टू द सुपरसोनिक स्पीड बिफोर सेपरेटिंग। जैसा मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग द क्रूज फेज लिक्विड रैमजेट है और सेकेंड स्टेज प्रोपेल्स द मिसाइल क्लोजर टू द 3 मैक। स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे तो मल्टी प्लेटफॉर्म है, फायर एंड फगेट प्रिंसिपल पे ये काम करता है, हाई सुपरसोनिक स्पीड पर ये काम करता है अप टू 290 किलोमीटर्स। लो रडार सिग्नेचर इसका यहाँ पर देखा गया है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है टारगेट के साथ, हाई लीथल पावर के साथ ये काम करता है, लो रडार सिग्नेचर है, शॉर्टर फ्लाइट टाइम है जिसकी वजह से टारगेट डिस्पर्शन या फिर क्विक इंगेजमेंट हमें देखने मिल जाता है। कन्वेंशनल है, वॉरहेड गेनिंग 200 to 300 kg तक भी देखी गई है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस पूरी एक सीरीज़ है, आपको याद रखना होगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा ब्रह्मोस NG भी आपको देखने मिलता है, ठीक है। ब्रह्मोस 2 भी आपको देखने मिलता है, वर्जन्स हैं ब्रह्मोस के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं फॉसिल ऑफ ह्यूज प्री हिस्टोरिक स्नेक फाउंड इन कच्छ माइंस, ठीक है। महत्वपूर्ण आर्टिकल है, प्री हिस्टोरिक एज से यहाँ पर हमें कनेक्ट करने वाला है। देखिए रिसर्चर्स जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से बिलोंग कर रहे हैं, इन्होंने अनकवर किया है फॉसिल्स ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक दैट इज एवर डिस्कवर्ड, जिसका नाम है वासुकी इंडिकस। वासुकी आपको पता है, हमारी माइथो से ये नाम यहाँ पर लिया गया है। वासुकी इंडिकस इसका नाम रखा गया है और माना जा रहा है ये 47 मिलियन पहले तक, जो हमारा मिडिल इयोसीन पीरियड है, तब ये देखने मिलता है। ये फॉसिल्स हमें कच्छ गुजरात के एरिया में मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक लाइट शेड कर रहे हैं हमारे एंशियंट इकोसिस्टम पर इंडिया के, और एक एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री रही है इस इंडिया में स्नेक्स की सब कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में भी बात करें। वासुकी इंडिकस की अगर हम, तो ये एक्सटेंट मेडोसियोडिस स्नेक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये 10 से 15 मीटर लंबे हैं, कंपैरेबल इन साइज टू अ मॉडर्न डे स्कूल बस। आप समझ लीजिए लगभग इतने बड़े आपको ये देखने मिलेंगे। ये रेप्टाइल एक ब्रॉड सिलेंड्रिकल बॉडी को लेकर चल रहे हैं, एक रोबस्ट और पावरफुल बिल्ड हमें देखने मिल रहा है, सिमिलर टू द मैसिव टाइटानोबा, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक है जिसको आज तक डिस्कवर किया है। साथ ही अगर हम एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार समझें तो माना जा रहा है स्टडीज़ के हिसाब से कि मिडिल इयोसीन पीरियड के टाइम पर यह ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में हमें देखने के लिए मिल रहा था। वहीं जो रेप्टाइल है ये एग्जिस्ट कर रहा था ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन द अर्थ ज्योग्राफी वाज वास्टली डिफरेंट, विद अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ अमेरिका एक सिंगल लैंड मास क्रिएट करते थे। ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट आपको समझना होगा ये फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन माइथोस में आप बात करेंगे तो भी इनको कई बार देखने के लिए मिला है। वासुकी आपको जैसे पता है, नाम से समझ रहे हैं आप, हिंदू जो हमारे भगवान शिव है उनके गले में जो नाग रहता है, इसी का नाम वासुकी आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाती हूँ जहाँ पर वासुकी इंडिकस के जो पांडोरा लिग्नाइट माइंस हैं, जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिला है, ठीक है। रेड एरो जो आपको देख रहे हैं यहीं से को मिला है। बात करते हैं शोम्पेन ट्राइब के बारे में। पहली बार
ऐसा हुआ है जो हमारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार का, पहली बार इतिहास में इन्होंने यहाँ पर वोट दर्ज किया है। समझिए इंपॉर्टेंट है, पीवीजीटी है, पीवीटीजी और साथ ही अंडमान निकोबार से संबंधित ट्राइब है। शॉम्पमैन पीपल जो कि इनहेबिट हैं डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड में और कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ पर इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि होम है बहुत सारी इंडिजीनियस ट्राइब का, जिनका अपना एक यूनिक कल्चर है, ट्रेडिशन है, महत्वपूर्ण हो जाता है इस क्षेत्र में। ग्रेट अंडमान ट्राइब्स की बात करें तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मानी जाती हैं अंडमान आइलैंड की, जिनकी अपनी एक हिस्ट्री रही है हजारों साल पुरानी, राइट। इंपॉर्टेंटली अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे ओंगे ट्राइब आपको देखने मिल जाएगी जो एक इंडिजीनियस है, ऐसे ही आपको जारवा ट्राइब देखने के लिए मिल जाएगी जो कि साउथ और मिडिल अंडमान में है। सेंटिलीज आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा जो नॉर्थ सेंटिलीन आइलैंड में है और जानी जाती हैं अपनी हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। शॉम्पेन ट्राइब जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड का पार्ट बन जाती हैं, लीस्ट नोन है, आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं वर्ल्ड में। निकोबारी ट्राइब्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो समझिए ये इंपॉर्टेंट है, जब भी भारत की किसी ट्राइब का यहाँ पर जिक्र किया जाता है आपको उनकी डिटेल भी जानना ज़रूरी है। फॉर दैट अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इस डिस्कशन का PDF डाउनलोड करेंगे एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी एडिशनल टॉपिक्स। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं मेंस की क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहले तो मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस इम्पैक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स, और दूसरा सवाल बात कर रहा है प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapande@rausacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.